नमस्कार दोस्तों। आप लोगों के पास अब बहुत कम समय बचा है ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए। आप लोगों को पता ही है कि आप लोगों ने एग्ज़ाम पहले दे दिया था। उसके पश्चात 13 अगस्त को एक विज्ञप्ति जारी हुई थी लोक सेवा आयोग के द्वारा, और उसमें आपसे अपेक्षा किया गया था कि 18 अगस्त से आप परंपरागत फॉर्म फिर से भर दें। इस फॉर्म का मुख्य उद्देश्य अनुभव एवं ज्ञान प्रमाण पत्र लेना था, जिसका उद्देश्य ये था कि उस निश्चित फॉर्मेट में वो ज्ञान और योग्यता और अनुभव आ जाए जिसकी आयोग को अपेक्षा है। इसके लिए उन्होंने कहा कि आप जो उसका प्रारूप था, प्रारूप के क्रमांक 7 पर क्या अभ्यर्थी हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आलेखन का ज्ञान रखता है, यदि हाँ तो उसका आधार पे पूछना इसलिए जरूरी था ताकि ये स्पष्ट हो जाए कि किस प्रकार का वो काम कर रहा है। जब आप सरकारी सेवक हैं तो कोई भी सरकारी सेवक होगा उसको हिंदी अंग्रेजी का ज्ञान भी होगा, उसको हिंदी अंग्रेजी के पत्रों का आलेखन या पढ़ना या समझना या लिखना ये सब कुछ आना चाहिए। और सभी कर्मचारियों को ये चीज़ें पता होती हैं, चाहे वो अध्यापक हो या किसी भी सेवा का अधिकारी कर्मचारी हो, क्योंकि जब सरकारी कार्यालय है तो हर प्रकार की भाषा में पत्र आते हैं। ठीक है। और उसमें एक था कि क्या अभ्यर्थी लेखा नियमों का ज्ञान रखता है, यदि हाँ तो उसका आधार। तो यह भी ऐसा कोई कर्मचारी नहीं है जो कि लेखा के नियमों की जानकारी न रखता हो। किसी न किसी रूप में उसे लेखा काम करना पड़ता हो सकता है कि उसके कर्तव्य दायित्व इस प्रकार से ना हो कि लेखा संबंधी कार्य कर रहा हो। भाई कर्तव्य दायित्व में तो लेखा संबंधी कार्य करने में है तो या तो कैशियर का काम कर रहा हो या वो अकाउंटेंट स्वयं हो, तो वही लोग प्योरली लेखा काम करते हैं। नहीं तो हर कर्मचारी किसी न किसी जब पटल में रहता है तो वो कभी न कभी लेखा काम किए रहता है। ठीक। अगर वो अध्यापक है तो भी वो अपने इनकम टैक्स, अपना यात्रा भत्ता, कर्मचारियों का अध्यापकों के वेतन का काम करना, पीएफएमएस मोड पर काम करना, आपके बीआरसी या ब्लॉक लेवल पर जाकर डेटास को संकलित करवाना, उसमें चढ़वाना आंकड़ों को। ठीक है। बजट अपने कार्यालय का या अपने विद्यालय का बना कर ले जाना, साल भर में कितने टीचर हैं, उसमें कितना लगभग अनुमानित व्यय होगा एज प्रिंसिपल के रूप में, एज सहायक टीचर के रूप में। अगर आपके प्रधानाचार्य भी है तो भी आपको ये काम करने पड़ते हैं अपने विद्यालय में। इन सब चीज़ों का रख रखाव, लेखा, स्टोर का रजिस्टर रखना, आपके विद्यालय में कितने बर्तन हैं, कितने रसोई के लिए सामान आया है, कौन कौन सा सामान आया है, कहाँ कहाँ रखा गया है, उसका आपको रिकॉर्ड रखना होता है। भंडार संबंधी काम जिसे कहते हैं, आपका एक कमरा भंडार का हो सकता है तो उसका आप पूरे एक रजिस्टर में मेंटेन रखते होंगे। कोई नया सामान आता होगा तो उसका भी आप स्टॉक रजिस्टर में उल्लेख करते होंगे। यही सब लेखा के काम हैं। तो एक शिक्षक भी लेखा संबंधी काम करता है अपने विद्यालय में। यदि कहीं से कोई आता है, कंप्यूटर आ रहा है, लैपटॉप आ रहे हैं, या मोबाइल मिल रहा है, या बच्चों के खाने के लिए बर्तन मिल रहे हैं, अनाज मिल रहा है, तो उन सबको आपका लेखा रखना पड़ता है विद्यालय में। उसका आपका एक स्टॉक रजिस्टर होता है, कितना आया कितना गया, कागज मिल रहे हैं। तो यह भी लेखा संबंधी काम है। एक शिक्षक के रूप में अगर ये काम कर रहे हैं तो यह भी लेखा संबंधी काम है। क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी ने पूछा कि सर एक शिक्षक कौन से लेखा संबंधी काम करता है। जैसे एक ने पूछा लेखपाल कौन से लेखा संबंधी काम करता है। अरे आप लेखपाल हैं, जमीन की पैमाइश करते हैं, रेवेन्यू आपको कितना कलेक्ट करना है, कितना टारगेट मिला हुआ है, उसका रख रखाव करते हैं। आप अपने रिपोर्ट में मासिक, त्रैमासिक, पाक्षिक, कभी न कभी अपने उच्चाधिकारियों को अर्जित की गई रेवेन्यू का उल्लेख करना, कितना संभावित है 31 मार्च तक रेवेन्यू कलेक्ट करने का, उसका अनुमान लगाना, विगत वर्ष में कितना हमने रेवेन्यू कलेक्ट किया था इसका उल्लेख करना, ये सब कभी न कभी आप बनाते होंगे। विभिन्न प्रकार की जांच करने जाते हैं, लेखा संबंधी जांच करते हैं, तो वह भी लेखा संबंधी कार्य है। ठीक है। तो आप अगर अपने कार्यालय के आय व्यय विवरण बना रहे हैं, बजट का निर्माण कर रहे हैं, आपके बीडीओ ने, आपके तहसीलदार ने, नायब तहसीलदार ने कार्यालय में बैठकर आपसे बजट बनवाया है या हिसाब किताब का लेखा रखवाया है, तो वह भी आपका लेखा संबंधी कार्य है। आप अपना यात्रा भत्ता बिल बनाते हैं या कार्यालय का यात्रा भत्ता बना रहे हैं, बिल आपको बिल बनाने के लिए लगा रखा है, कंटीजेंसी आप अगर बिल खींच रहे हैं तो वह भी लेखा संबंधी काम है। कोई भी रेवेन्यू का, चाहे वो कैपिटल रेवेन्यू हो,
चाहे आपका एक्सपेंडिचर रेवेन्यू हो, जितना आप खर्च कर रहे हैं, जितना आप व्यय कर रहे हैं, जितना आपको उससे रेवेन्यू मिल रहा है, इस सम का कलेक्शन या उल्लेख जो आप किस दस्तावेज में करते हैं वो सब लेखा संबंधी कार्य है। ठीक है, तो आपको लेखा संबंधी कार्य के लिए किसी भी प्रकार का आधार जब पूछा जाए तो जो भी आपने जीवन में जहां पर भी किया हो वो उल्लेख कर दीजिएगा। मान लीजिए आप उस कार्यालय में नहीं कर रहे हैं जहां पर इस समय तैनात है और कार्यालय अध्यक्ष कह रहा है कि साहब आप तो ये काम कर नहीं रहे। यदि आपने पिछले कभी ये काम किए हों तो आप उनको बताइए कि सर मैं इस कार्यालय में ये काम करता था, कहिए तो मैं आपको एक एफिडेविट दे दूं, उसी एफिडेविट के आधार पर आप मुझको अनुभव प्रमाण पत्र दे दीजिए। तो आप एफिडेविट भी देकर अनुभव प्रमाण पत्र ले सकते हैं। मान लीजिए आपका नियुक्त प्राधिकारी जिलाधिकारी है, नियुक्त प्राधिकारी कोई आईएएस है और वो आप उसके सीधे नियंत्रण में काम नहीं करते, आप किसी छोटे कार्यालय में काम करते हैं, ठीक है, जो कि डीएम के अधीन सीधे नहीं आता है, लेकिन उसका नियुक्त प्राधिकारी डीएम है। अब डीएम के पास हस्ताक्षर कराने जाएंगे तो डीएम मना कर देगा, कहेगा मुझे क्या पता आप क्या काम करते हैं, यहाँ पर तो पद ही नहीं है लेखा वाला। तो आप एक हलफनामा दे दीजिए कि साहब मैं आपको वचनबद्ध हो रहा हूँ, मैं हलफनामा दे रहा हूँ कि मैंने सब पर काम किए हैं। तो आपको उसी हलफनामा के आधार पर आपका हस्ताक्षर कर देगा, क्योंकि उससे पहले कार्यालय ने हस्ताक्षर कर रखे होंगे। तो मुझे नहीं लगता कि आपके अनुभव प्रमाण पत्र और ज्ञान प्रमाण पत्र को देने में अधिकारी द्वारा दिक्कत होगी। अगली बात, मान लीजिए कि जैसे इसमें लिखा है नियुक्त प्राधिकारी, सक्षम प्राधिकारी, कंट्रोलिंग अफसर आपके कार्यालय से बहुत दूर है और ये लगता है कि एक लंबी प्रक्रिया से निकल कर आता है ये ज्ञान अनुभव प्रमाण पत्र, सीधे तुरंत नहीं मिल पाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप फॉर्म जरूर भर दीजिएगा। इस सब के चक्कर में आप ऐसा ना हो कि आप हाथ धर के बैठ जाएं और फॉर्म ना भरें। आप अपने कार्यालय अध्यक्ष जो भी इस समय आपका कंट्रोलिंग अथॉरिटी है जिसके अधीन काम कर रहे हैं उसके ही, अगर वो आपसे संतुष्ट है, उसे लगता है कि आपके पास सारे ज्ञान का अनुभव है, क्योंकि वही व्यक्ति आपके काम को देख रहा है, उसी के द्वारा ही देखा जाए ये अनुभव प्रमाण पत्र निर्गत किया जाना चाहिए। ठीक, नियुक्ति और अनापत्ति प्रमाण पत्र तो विभागाध्यक्ष जारी करेगा, नियुक्त प्राधिकारी जारी करेगा। जिसने आपको सेवा में लिया है वही आपको सेवा से छोड़ने की अनुमति दे सकता है। इसीलिए आपका जो एनओसी है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अनापत्ति सर्टिफिकेट, इसको उन्होंने बाध्यकारी नहीं किया है अभी। ये कहा है कि आप अप्लाई कर दीजिए और जब साक्षात्कार में आइएगा तो आप लेकर आइएगा। तो उसने केवल डेट मांगी है, इसीलिए उसने इस चीज के लिए अभी नहीं कहा है, क्योंकि क्या पता आप कामधेनु रूप से चयन ना हो पाए, या उन्हें यह भी पता है कि इसको एनओसी लेने में अभी दिक्कत आएगी। नियुक्त प्राधिकारी कुछ विभागों में तो हो सकता है राज्यपाल ही हो, प्रमुख सचिव हो, वहां से इतनी जल्दी एनओसी आना कठिन होगा, तो उनका क्या आप अप्लाई कर दीजिए। तो ऐसी परिस्थिति में आप एक बात ध्यान रखिए, आप क्योंकि 2 दिन बचे हैं, 3 दिन बचे हैं, आज 29 तारीख हो गया है, केवल आज के बाद 2 दिन बचे हैं, वो अभी छुट्टी है, सैटरडे संडे, बहुत से विभाग में सैटरडे संडे छुट्टी रहती है। तो आप अपने कार्याध्यक्ष के हस्ताक्षर अनुभव ज्ञान प्रमाण पत्र में जो प्रारूप है उस पर करा लीजिए और अपलोड कर दीजिए। एनओसी अपलोड करने की अभी कोई जरूरत नहीं है, उसके लिए आप बहुत ज़्यादा परेशान मत होइएगा, क्योंकि वो मैंडेटरी नहीं है, अभी वो वॉलंटरी है। आप उसको ऐच्छिक है कि वो साक्षात्कार में उसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गया, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है। दूसरी बात, बहुत से व्यक्ति कह रहे हैं कि सर जब हम फिल कर रहे हैं तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने का नहीं दिखा रहा है। जब आप पूरा फॉर्म फिल कर लेंगे, सारा फिल कर लेंगे, तो लास्ट में फिर बिलिंग करेगा डॉक्यूमेंट सबमिशन का। आपका पहले तो करंट स्टेटस दिखाएगा एप्लीकेशन फॉर्म में, जो पहले से ही भरा रहता है। फिर आपका कैंडिडेट नेम वगैरह दिखाएगा, फादर नेम वगैरह दिखाएगा, बर्थ प्लेस, नेशनैलिटी, मदर्स नेम, ओरिजिनल उनका रेजिडेंस, बर्थ प्लेस, नेशनल, ये दिखेगा, माँ बाप का परिचय दिखेगा। उसके बाद फिर आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिखेगा, उसमें आपको सेव और नेक्स्ट करना पड़ेगा, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन। एक क्वेश्चन होता है कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन में क्या लिखे। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी ग्रेजुएशन है, क्योंकि इस परीक्षा के लिए ग्रेजुएशन मांगा गया है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन। ठीक है, तो उसकी आपको मार्कशीट और डिग्री अपलोड करना होगा। ठीक, एक्सपीरियंस में आपको अपने पदनाम आज का डाल दीजिए, पे स्केल आज का डाल दीजिए, ग्रेड पे डाल दीजिए, और जिस कार्यालय में आप हैं वो डाल दीजिए। कहता है 200 कैरेक्टर में लिखना है, तो आप 200 कैरेक्टर ध्यान रखिएगा, एड्रेस इतना बड़ा मत हो करिएगा कि 200 कैरेक्टर से ज़्यादा का हो जाए। तो शॉर्ट में इस प्रकार से अपने विभाग का नाम डालिएगा कि इजीली आ जाए। ठीक है, टोटल एक्सपीरियंस उसमें आ जाएगा, कितने साल का एक्सपीरियंस है,
एक्सपीरियंस कंटिन्यू होना चाहिए। कुछ अभ्यर्थी ने कहा कि सर मेरे में मान लीजिए किसी को ब्रेक हो गया है 1 दिन 2 दिन 3 दिन का, तो देखिए सेवा में ब्रेक नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर सेवा में ब्रेक हो गया है तो ब्रेक के बाद की सेवा 7 साल की होनी चाहिए। ठीक है, अगर ब्रेक के बाद की सेवा कंटिन्यूअस 7 साल बन रही है तो कोई दिक्कत नहीं। 2 सेवाओं के बीच में ब्रेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि ब्रेक जब हो जाता है तो पिछली सेवा वॉइड हो जाती है, बिंदु शून्य हो जाती है। अगर कोई सेवा ब्रेक है, अगर उसको स्वीकृत प्रदान कर दिया गया है किसी अवकाश के द्वारा, तो फिर वो ब्रेक नहीं मानी जाती है। अगर उसका कोई निर्णय नहीं हुआ है तभी वो ब्रेक मानी जाएगी। अगर ब्रेक के बाद 7 साल की सेवा पूरी हो गई है तो फिर वो ब्रेक नहीं है, आप उसके आगे की सेवा को जोड़ दीजिए। ठीक, इसके बाद मैंने आपको बताया था कि आपको बहुत ज़्यादा तनाव नहीं लेना है। तनाव का मतलब कि आपकी बहुत माइन्यूट इसमें आपका अभी जांच पड़ताल नहीं होगी, स्क्रूटनी नहीं होगी, क्योंकि वो केवल ये देखना चाहता है 2 चीज़ें बस ध्यान रखिएगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन का डॉक्यूमेंट, यानी कि आपकी हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन की डिग्री और मार्कशीट जरूर उसमें अपलोड करिएगा। इसके बाद कि आपकी कोई डिग्री हो उसकी कोई मायने नहीं रखता। आप पीएचडी हो, यूजीसी नेट हो और एमए हो, एमएससी हो, कोई वैल्यू नहीं रखता है। आप उसको अपलोड करिए और चाहे ना करिए। आपका जो तुरंत वो हाई स्कूल, इंटर और बीए, बीएससी, बीकॉम या कोई भी बैचलर डिग्री जिसको मान्यता मिली विश्वविद्यालय द्वारा, बस उसी को स्वीकार किया जाएगा। हाई स्कूल किस लिए देखा जाएगा? उससे आपकी डेट ऑफ बर्थ पकड़ ली जाएगी। ठीक है ना? तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। ठीक, और एक चीज़ दिमाग में आपको आता है कि बहुत से व्यक्ति कह रहे थे कि सब हमको अनुमति नहीं मिल रही है। देखिए, आपको सबको अनुमति मिलनी चाहिए, चाहे बैंक का एम्प्लॉई हो, चाहे एलआईसी का एम्प्लॉई हो, चाहे विद्यालय का शिक्षक हो, प्राथमिक विद्यालय हो, राज्य कर्मचारी हो, प्रसिद्धि शिक्षक हो, शिक्षकेतर हो, या किसी प्रकार का गवर्नमेंट के अधीन स्वायत्तशासी संस्था हो, जिसको बोलते हैं हम सेमी गवर्नमेंट कारपोरेशन कंपनी, अगर वो गवर्नमेंट की है तो उसको भी अनुमति है। नगर निगम हो गया, विकास प्राधिकरण हो गए, सेतु निगम हो गया, राजकीय निर्माण निगम हो गए, ये किसी न किसी विभाग के अधीन काम कर रहे हैं। इनके एम्प्लॉय भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के अंतर्गत सेवा नियमावली की मांग नहीं किया गया है, क्योंकि इस बहुत पहले विवाद उत्पन्न हुआ था, तो इस चीज़ को हटा दिया गया है। तो अब ये जरूरी नहीं है, बस सरकार के किसी न किसी नियम के अधीन आपकी नौकरी लगी हो, कोई न कोई नियमावली आपकी बनी हो। ठीक, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। फिर किसी अभ्यर्थी ने कहा कि सर इसको हम कहाँ भेजें, कैसे भेजें, कब भेजें? तो जब आप ये अपलोड कर देंगे तब आप इसका प्रिंट आउट निकाल लेंगे, और प्रिंट आउट निकालने के पश्चात जितने भी आपने चीज़ें अपलोड किया है, हाई स्कूल, इंटर की मार्कशीट और उसके प्रमाण पत्र, बीए, बीकॉम, बीएससी, ग्रेजुएशन लेवल का जो भी मार्कशीट है 3 साल 4 साल की, और उसकी डिग्री, साथ है अगर आपकी हायर एजुकेशन है, एमए, एमएससी भी है, तो उसका आप मार्कशीट और उसकी डिग्री, और मान लीजिए इनमें से कोई डिग्री ना भी हो, प्रोविजनल हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो एसेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं है पीजी, तो वो आपसे वहाँ मांगेगा भी नहीं, आयोग भी नहीं मांगेगा जब आप इंटरव्यू में जाओगे। वो केवल हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन का ही कागज़ देखेगा, और आपका वो प्रारूप देखेगा जो ज्ञान एवं अनुभव प्रमाण पत्र का है, और एनओसी देखेगा। ये 4 चीज़ें देखेगा इंटरव्यू में। ठीक है, कहेगा एनओसी दिखा दो, ज्ञान एवं अनुभव का प्रमाण पत्र दिखा दो, और हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन के सारे वर्षों की मार्कशीट और डिग्री, वो प्रमाण पत्र और डिग्री दिखा दो। बस इतना दिखा दो, और तुमने पीएचडी कर रखा है, आप कौन कौन से स्कॉलर हो, इससे कोई मतलब नहीं है। हमारी इस परीक्षा की, इस पद की योग्यता जो है वो दिखा दीजिए आप, उसमें टिक कर देगा। तो जब आप ये जो डॉक्यूमेंट्स है जो आपने अपलोड किया है, इसको आप सेल्फ अटेस्ट कर दीजिएगा, स्वप्रमाणित लिखकर हस्ताक्षर करके भेजिएगा। जब आप लिफाफे में डालिएगा, सबसे पहले आपका प्रार्थना पत्र आ जाएगा, जो आप डाउनलोड करेंगे, प्रिंट निकाल लेंगे। आप लोग क्या करते हैं कि फीड करने के बाद उसके साथ हाई स्कूल का सबसे पहले आप ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट लगा देंगे, डिग्री लगा देंगे, उसके बाद ग्रेजुएशन के सारे ईयर्स की लगा देंगे, उसके पश्चात इंटर की लगा देंगे, उसके नीचे हाई स्कूल की लगा देंगे, मार्कशीट और प्रमाण पत्र लगा देंगे जिसमें आपके जन्मतिथि आती है, उसके नीचे आप अनुभव प्रमाण पत्र लगा देंगे, उसके नीचे आपका अगर एनओसी जारी हो चुकी है तो एनओसी लगा देंगे, वैसे ज़रूरत नहीं है एनओसी की, आपने अनुभव प्रमाण पत्र लगा दिया। ये सारी चीज़ें
सेल्फ अटेस्ट करने के पश्चात एक लिफाफे में पैक करेंगे और लिफाफे में पैक करके आयोग का नाम लिखेंगे। सचिव उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, परीक्षा 6 अनुभाग, 10 कस्तूरबा गांधी मार्ग, प्रयागराज, पिन कोड 211018। ये एड्रेस लिखकर बाएं साइड आप अपने घर के पता का एड्रेस लिख देंगे, ठीक है, नाम लिख देंगे, मोबाइल नंबर लिख देंगे, सब कुछ लिख देंगे और पंजीकृत स्पीड पोस्ट से आप भेज देंगे। अगर आपको लगता है कि आप विलम्ब हो रहा है, नहीं पहुंच पाएगा, आप अगर वहीं पास में रहते हैं, इलाहाबाद के अगल बगल, प्रयागराज के अगल बगल रहते हैं, आप कभी भी 1 तारीख के बाद आप कभी भी चले जाइएगा लोक सेवा आयोग, गेट नंबर 3 पर अंदर एक डाकघर है और एक पूछताछ काउंटर है। उस काउंटर पे पहुंचिएगा, बताइएगा मैं ये फॉर्म जमा करने आया हूँ। वो आपकी वो डाक लेगा, आपको रिसीविंग दे देगा, आयोग की रिसीविंग मोहर लगी हुई पकड़ा देगा कि आज आपका ये प्राप्त हो गया है। ठीक, तो आप यह भी कर सकते हैं जो लोग प्रयागराज के पास में रहते हैं, कभी भी आप चले जाइएगा और ये जमा कराइएगा। ठीक, ये जो आपका लिफाफा है वो 8 सितंबर 2025 तक पहुंच जाना चाहिएगा। कोशिश करिएगा 1 या 2 तारीख को, 3 तारीख को आप भेज दीजिएगा डाक से, 3 दिन 4 दिन में पहुंच जाता है। ठीक, तो आप बहुत ही निश्चिंत होकर इस फॉर्म को भरिए, लेकिन फॉर्म सब भरिएगा जिन्होंने लिखित परीक्षा दिया है। ये सोच के मत दीजिए, रुक जाइएगा कि मेरे तो नियुक्त प्राधिकारी के यहाँ से अभी तो आया ही नहीं है मेरा अनुभव प्रमाण पत्र। ठीक है, आपका अगर कार्यालय अध्यक्ष है जिसके अंडर में आप नौकरी कर रहे हैं, उसके हस्ताक्षर लगा के भेजिए। ठीक, आप सरकारी सेवक हैं, आपका कार्यालय अध्यक्ष वह भी एक गस्टेड अधिकारी है। अगर उसने आपको अनुभव दे दिया है कि आप में ये योग्यता है और ये सेवा है, क्योंकि सेवा पुस्तिका आपकी कहाँ रखी हुई है? कार्यालय अध्यक्ष के पास, विभागाध्यक्ष के पास नहीं रखी है। आपकी सेवा पुस्तिका कार्यालयाध्यक्ष के पास रखी है, आपको वेतन कार्यालयाध्यक्ष देता है, आपके सारे रिकॉर्ड कार्यालयाध्यक्ष के पास है, आपका करेक्टर रोल कार्यालयाध्यक्ष लिख रहा है, आपके ज्ञान अनुभव, आपके व्यक्तित्व का पहला परीक्षण कार्यालयाध्यक्ष कर रहा है। अगर उसके ही हस्ताक्षर से आपको मिल जाता है और विभागाध्यक्ष से प्राप्त होने में विलंब हो रहा है, तो इसका मतलब नहीं कि आप अपने लक्ष्य से दूर हो जाएं, आप अपने जो जीवन का उद्देश्य है उससे दूर हो जाएं, केवल इस आधार पर कि आपको अभी विभागाध्यक्ष से अनुभव प्रमाण पत्र नहीं मिला है। आपके कार्यालयाध्यक्ष ने निर्गत कर दिया है, आप उसे अपलोड करिए। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित हुआ होगा। अगर साबित हुआ है तो आप अधिक से अधिक कमेंट्स कीजिए, मुझे बताइए। किसी प्रकार की कोई समस्या और आ रही है तुरंत बताइए, समय बहुत कम है, कोशिश करूंगा कि मैं आपकी समस्या का निदान कर सकूं। और मुझे मेरी तरफ से आप सबके लिए शुभकामनाएं हैं। मेरे जो अभ्यर्थियों को अभी कष्ट हुआ, नहीं फॉर्म भर पा रहे थे या जिनको अनुभव प्रमाण पत्र नहीं मिल पा रहा था, उसके बाद जैसे उन्होंने कमेंट्स किया कि सर मुझको अनुभव प्रमाण पत्र मिल गया, तो शायद उनसे ज़्यादा खुशी मुझे हुई कि मेरा वो अभ्यर्थी जिसने इतना मन से मेहनत किया, साल भर मेरे साथ जुटा रहा, लेकिन लास्ट समय में अगर उसको अनुभव प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा तो मुझे बहुत कष्ट होगा कि वो उसमें, क्योंकि मैं समझ सकता हूं कि कितनी बड़ी निराशा उसमें छाएगी। इसलिए मैं आपको बार बार मोटिवेट कर रहा हूं कि अपने कार्यालयाध्यक्ष से निवेदन करिए, रिक्वेस्ट करिए, हाथ जोड़िए और ये बताइए कि सर मेरे पास ये अनुभव है, हमने परीक्षा दिया है, हम लेखा की परीक्षा दिया है, हमारे इस परीक्षा में ये एक पेपर है और हम इस काम को किए हैं इस सेवा में। क्योंकि जो व्यक्ति 7 से 10 साल नौकरी कर लेता है वो कभी न कभी लेखा का काम जरूर करता है। ठीक है, फिर भी अगर नहीं मान रहे हैं तो कहिए कि सर एफिडेविट ले लीजिए हमसे और लिख दीजिए आधार में, एफिडेविट के आधार पर दिया जा रहा है कि इनके पास ज्ञान है, इन्होंने ये बताया है कि मैंने ये काम किया है सरकारी सेवा में। एफिडेविट के आधार को अगर आयोग आधार पूछ रहा है तो लिख दीजिए कि एफिडेविट दिया है हमारे कर्मचारी के द्वारा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे इस वीडियो को, मेरे इस चैनल को, कैरियर मोटिवेशन को लगातार देखते रहिए। जितना आप कमेंट्स करेंगे, जितने लोग आप मेरे इस निःशुल्क चैनल के साथ जुड़ेंगे और जैसे जैसे मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, यही मेरे लिए मेरी उपलब्धि होगी और मुझे लगेगा कि आप लोगों ने मेरे चैनल को पसंद किया। बहुत बहुत धन्यवाद।